Good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So you know very well that in the last class we have started barriers of the effective communication. So we have already discussed the semantic barrier and the psychological barrier. In today's class we are going to discuss the organizational barrier. Okay. So first of all we recapitulate those topic in the organizational barrier that we have already discussed, and after that we will continue to study further. So organizational barrier related to, that is, factor related to organizational structure, authority relationship, rules regulation may act as barriers to effective communication. ठीक है. अब जो भी फैक्टर रिलेटेड किससे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, अथॉरिटी रिलेशनशिप, जो भी अथॉरिटी रिलेशनशिप हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो भी क्या होते हैं, कभी कभी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स हो जाते हैं. सो सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. So if the organizational policy does not support free flow of information, it may result in barriers. अगर इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है वो ये सपोर्ट नहीं करी कि इंफॉर्मेशन जो है फ्रीली फ्लो करे, तो इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी वो एक बैरियर की तरह हो जाता है. फॉर एग्जांपल, इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन एट द टॉप लेवल. ठीक है. सेंट्रलाइज, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रलाइज्ड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन एट द टॉप लेवल ओनली. तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टॉप लेवल पे ही होती है. सो पीपल एट लोअर लेवल मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब जो भी पीपल लोअर लेवल पे हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो फ्रीली कम्युनिकेट नहीं करते इन द सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. सो दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. नेक्स्ट वन इज दैट इज rules and regulation. So rules and regulation deals with the rigid rules. Regulation may also create barrier, as following rules may lead to red tapeism, डिले ऑफ एक्शन, डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, एक बैरियर हो जाते हैं कम्युनिकेशन में, बिकॉज इसमें रेड टैपिज्म हो जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, एक हायर अथॉरिटी को ही मिल रही है, ऑल लेवल और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, एक्शन जो लिया जा रहा है उसमें डिले हो जा रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसमें भी डिले हो जाता है. सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टेटस डिफरेंस. So sometimes the people working at higher level do not believe in the information supplied by the lower level employees, as they feel, how would he know about my job and who is he to give me suggestion. Okay. सो इसमें क्या होता है कि जो पीपल वर्क कर रहे हैं हायर लेवल पे, वो बिलीव नहीं करते हैं इंफॉर्मेशन जो भी सप्लाई की जा रही है बाय दी सबऑर्डिनेट्स. दे थिंक दैट कि ये जो इंफॉर्मेशन सप्लाई किसके थ्रू हो, सबऑर्डिनेट्स के थ्रू हो टू दी सुपीरियर. एज दे फील, वो फील करने लगते हैं कि हाउ वुड ही नो अबाउट माई जॉब, कि कैसे वो सबऑर्डिनेट्स मेरी जॉब के बारे में जानता है, एंड हु इज़ ही टू गिव मी सजेशन, एंड वो कौन है जो मुझे सजेशन दे रहा है. तो ये क्या हो रहा है, ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्टेटस डिफरेंस. टॉप लेवल एंड लोअर लेवल है, तो टॉप लेवल अपने आप को सुपीरियर है,
तो वो ये सोचता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे कैसे सबऑर्डिनेट्स के थ्रू मिल रही है, राइट. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज दैट इज complex organization. So in the complex organization when the information passes through various level, ठीक है, जब भी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, पास हो रही है बहुत सारे लेवल से, देयर कैन बी स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल. अब वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, वो हर एक लेवल पे आते फिल्टर्ड हो रही है, मतलब उसको स्क्रीनिंग किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन एक सेंडर के थ्रू चली थी वो रिसीवर तक जो भी पहुंच रही है वो वही इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस तो नहीं आ गए. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल वाइल गिविंग द फीडबैक द सबऑर्डिनेट फिल्टर ऑल देयर नेगेटिव पॉइंट्स. ठीक है. तो जब भी फीडबैक दिया जा रहा है तो क्या है कि उस टाइम सबऑर्डिनेट क्या करता है, वो सारे निगेटिव पॉइंट्स को फिल्टर कर लेता है और उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करता है जो क्या हो, पॉजिटिव साइड हो. तो इसीलिए बोला जाता है दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज. So in large organization free and effective flow of communication is possible. देखिए किसी भी large organization में free और effective flow of communication कब possible है, when some facilities like social get together, complaint box, task force etc. exist. तभी possible है free and effective communication जब जहाँ पे different facilities क्या हैं, subordinates को भी provide की जाएँ, जैसे कि या जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाए. जैसे गेट टुगेदर हो गया. अब वो गेट टुगेदर क्या है, कोई मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मीटिंग्स हो गई. और कंप्लेंट बॉक्स, जब भी किसी भी एम्प्लॉय को कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट बॉक्स में क्या है, अपने कंप्लेंट को एंटर कर सकता है, बता सकता है कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम है. टास्क फोर्स हो, मतलब हर एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे मेंबर्स हों जो पूरा हर एक चीज़ों को क्या करे, पूरा चेक करे कि सारा प्रॉपर वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए. तब क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्रीली और इफ़ेक्टिवली फ़्लो करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सो इन एब्सेंस ऑफ सच फैसिलिटीज़, अगर ये फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, सो देयर कैन बी डिले एंड बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. तब उस केस में वहाँ पे डिले और बैरियर हो सकता है कोई भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में. ठीक है. सो दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. सो बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आप देखो क्या क्या हो गया, सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. तो सेमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या देखा हम लोगों ने, badly expressed message, symbols with different meaning, faulty translation, unclarified assumption, technical jargon and body language and the gesture decoding. ठीक है. अब साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट. नेक्स्ट is that is organizational barrier. So organizational policy, rules and regulation. Next one is status difference, complex organization, organizational facilities. Okay, so this is all your organizational barrier. Next one is that we are going to discuss is personal barriers. So इसमें क्या क्या point देखेंगे, lack of confidence, lack of incentives, fear of authority, unwillingness to communicate. Okay, so let's discuss personal barriers one by one. Okay, so certain personal factors of certain personal factor of sender and receiver may influence the free flow of information. ठीक है. कोई भी कुछ certain factors हैं, personal factors हैं जो सेंडर और रिसीवर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें कुछ ऐसे पर्सनल भी बैरियर्स हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं सेंडर और रिसीवर दोनों को ही
एक कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होने में अफेक्ट करता है, ठीक है। सो सम ऑफ द पर्सनल बैरियर, सबसे पहला बैरियर क्या है, दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स, कि जो भी सुपीरियर है उनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स पे। सो इफ़ सुपीरियर हैव नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट्स देन दे पे नो अटेंशन टू देयर एडवाइस, ओपिनियन एंड सजेशन। अगर कोई भी सुपीरियर क्या है, वो अपने सबऑर्डिनेट पे क्या कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं कर रहा है या उसको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो भी एडवाइस, जो भी आप कह सकते हो ओपिनियन, सजेशन सबऑर्डिनेट दे रहा है, उसमें सुपीरियर क्या है कि कोई भी अटेंशन को पे नहीं कर रहा है। वो उसको लगता है कि नहीं, ये जो सबऑर्डिनेट है दे डोंट हैव, सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं उनके पास कोई भी प्रॉपर, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके में ट्रस्ट नहीं है, तो सुपीरियर क्या करता है, सुपीरियर को उन पे इतना लेवल ऑफ ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाता है, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, एंड दे ऑल्सो कांट पे अटेंशन टू देयर एडवाइसेस, ओपिनियन और सजेशन, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू देयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सुपीरियर को कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है अपने, उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, तो उनकी वजह से वो उस पर अटेंशन पे नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स। सो इफ देयर इज नो इंसेंटिव्स फॉर कम्युनिकेशन देन सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू गिव सजेशन, ठीक है। अगर कोई भी इंसेंटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं कम्युनिकेशन में, देन सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू टेक सजेशन। अब कोई भी इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं अगर किसी भी सबऑर्डिनेट्स को, उस केस में क्या होता है कि जो भी डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स हैं वो कोई भी एक इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है इफ़ देयर इज़ नो रिवॉर्ड गिवन फॉर गिविंग सम गुड सजेशन देन एम्प्लॉयज़ विल नॉट टेक will take no initiative to give suggestions, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉपर, देखिए इंसेंटिव्स मतलब कि कुछ भी रिवॉर्ड मिलना, ठीक है। तो अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कुछ अच्छा सजेशन दे रहा है अपने सुपीरियर को, अपने मैनेजर को कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे मतलब कुछ भी अगर प्रॉपर सजेशन दे रहा है और इन रिटर्न उसको कोई भी इंसेंटिव्स नहीं मिलता है, कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है, इन दैट केस जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीमोरलाइज होते हैं। मतलब कि उन्हें लगता है कि वो इतना कुछ मतलब अच्छा सजेशन दिए हैं, उसके बाद भी उन्हें उतना प्रॉपर एक इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, एक कुछ भी इंसेंटिव्स नहीं दिया जा रहा है, तो आगे वो कोई भी सजेशन देने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते, वो इनिशिएशन नहीं लेते। वो सोचते हैं कि अरे जब हम लोग इतना अच्छा सजेशन दे भी रहे हैं उसके बाद भी कोई हम लोग को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी हमारे लिए कुछ भी प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर उस केस में कोई भी इनिशिएटिव लेने का मतलब नहीं है। तो लैक ऑफ इंसेंटिव्स भी क्या होता है, दे ऑल्सो परफॉर्म अ काइंड ऑफ बैरियर फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज फ्री ऑफ अथॉरिटी। सो समटाइम्स superior conceal and hide information if they have fear losing their authority over the subordinates, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो भी सुपीरियर होते हैं वो अपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंसील और हाइड भी कर लेते हैं, मतलब उनको छुपा लेते हैं, को बताते नहीं हैं। इफ़ दे हैव फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट, उनको जब ये फियर रहता है कि वो अपनी अथॉरिटी, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी को वो लूज़ कर देंगे, खो देंगे, मतलब अब सबऑर्डिनेट्स उनको उतनी इम्पोर्टेंस, उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन को पता चल गई तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से हाइड भी कर लेता है, बिकॉज ऑफ दी, उनको क्या डर रहता है कि उनकी अथॉरिटी क्या हो जाएगी, वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है।
Next one is that is unwillingness to communicate. So unwillingness to communicate, sometimes employees are unwilling to communicate with the superior. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतना विलिंग नहीं होते हैं टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर के साथ, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इफ़ दे फील इट में निगेटिवली इफेक्ट ऑन देयर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, तो समटाइम जो एम्प्लॉयज़ है वो अनविलिंग होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए सुपीरियर के साथ, इफ़ दे फील इट में निगेटिवली इफ़ेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, कि उनके जो भी अपना उनका इंटरेस्ट है उस पर भी वो क्या करेगा, निगेटिव इम्पैक्ट करेगा. उस केस में भी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते प्रॉपरली सुपीरियर के साथ. सो दिस इज़ ऑल योर बैरियर्स इन द वे ऑफ फ्री एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इसमें क्या क्या हो गया, सिमेंटिक बैरियर हो गया आपका, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड दी पर्सनल बैरियर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस, कि कैसे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है हम उसको कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनाइजेशन फेस बैरियर to effective communication by using following measures they can overcome such barriers. ठीक है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या फेस करते हैं, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एक ऑब्स्टिकल, एक बैरियर को फेस करते हैं. सो अगर ये सारे मेजर्स को यूज़ करके हम उन बैरियर्स को से ओवरकम कर सकते हैं. तो उसमें सबसे पहले आपका दैट इज़ क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के पहले हम जो भी आइडिया है उसको प्रॉपर क्लैरिफाई कर ले. पता चला मैं कुछ बोली, बाद में उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, उसका जो एक एग्जैक्ट मीनिंग की जगह 2 और 3 मीनिंग निकल रहा है. तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक केओस किसी भी एम्प्लॉयज़ में क्रिएट कर रहा है. तो इसके लिए सबसे पहला है कि अगर जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके पहले उस आइडिया को, जो भी हमारे पास थॉट है, आइडिया है, मैसेज है, उसको क्या कर ले, क्लैरिफाई और क्लियर कर ले. सो इन द फर्स्ट प्लेस वी मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट. ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे हमें सबसे पहले यही क्लियर करना चाहिए कि हमें कम्युनिकेट करना क्या है. हम ये नहीं कि बस कर दिए कम्युनिकेट और नहीं पता था कि करना क्या है. सो द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली. मैसेज क्या हो, वो प्रॉपरली कन्वे हो ओनली इफ़ इट इज़ क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन द माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर. और वो तभी प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पाएगा जब जो भी कम्युनिकेटर है उसके माइंड में वो सब कुछ चीज़ें क्लियर होगी. फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम doing the or communicating some information to others, but exactly I don't know what I have to communicate. हमें पता ही नहीं कि हमें कम्युनिकेट करना क्या है, बस बोल दिया. और तो इसके वजह से क्या होता है, जो मैसेज होता है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाता है. तो मैसेज प्रॉपरली तभी कन्वे हो पाएगा इफ़ इट इज़ क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन द माइंड ऑफ कम्युनिकेटर. जो भी कम्युनिकेटर है उसके माइंड में वो प्रॉपरली क्या हो, फॉर्मुलेटेड हो. सो द मैसेज शुड बी इनकोडेड इन डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज. जो भी मैसेज हो वो कैसे हो, डायरेक्टली हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको इनडायरेक्टली एक सिंपल सी बात को घुमा फिरा के बताया जा रहा है, और सिंपल लैंग्वेज में हो जो ईज़िली समझा जा सके, सो दैट द रिसीवर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इट विदाउट मच डिफ़िकल्टी. तब क्या होगा कि जो भी रिसीवर होगा वो उस मैसेज को समझ पाएगा बिना किसी डिफ़िकल्टी. बिफोर कम्युनिकेशन, सो नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जैसी रिसीवर की नीड है. सो वेन एवर वी कम्युनिकेट वी मस्ट कीप इन माइंड ऑफ द मैसेज, और इट शुड बी आवर एफर्ट to see that whatever message or information we send across
must be of value to receiver. More receptive. Sender must select the words according to the education level of receiver. Okay. So जब भी communication हो रहा है, the need of the receiver of the we must keep in mind, हमें वो दिमाग में रखना है, हमें the need of the receiver, कि रिसीवर जो है मैसेज का वो क्या उसकी नीड है, और इट शुड बी आर एफर्ट टू सी डैट वॉट एवर मैसेज और इन्फॉर्मेशन वी सेंड मस्ट बी वैल्यू टू रिसीवर. ठीक है. और जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो उससे हम वैल्यू जो भी रिसीवर है उसको भी देखें. ठीक है. अब ऐसा नहीं कि रिसीवर को मैसेज कुछ और चाहिए और हम कुछ और रहे हैं. सो दिस विल मेक रिसीवर मोर रिसेप्टिव. इससे क्या हो जाएगा, रिसीवर ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएगा, वो प्रॉपरली उस मैसेज को सुनेगा. सो सेंडर मस्ट सेलेक्ट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल ऑफ रिसीवर. अब सेंडर को उन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल रिसीवर का क्या है. अब जो भी रिसीवर है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, अब उसके लिए हम लोग बहुत हैवी वर्ड्स का यूज़ कर लें और उसको समझ में ही नहीं आए तो फिर उस कम्युनिकेशन का मतलब भी कुछ नहीं होता है. मैसेज ऐसा हो जो प्रॉपरली किसी भी रिसीवर को वो अच्छे से उसको गेन कर सके, उसको वो ले सके. सो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. नेक्स्ट वन इज़ कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग. ठीक है. अब कम्युनिकेशन के पहले हमें और से भी क्या करना चाहिए, इसको कंसल्ट कर लेना चाहिए. बिफोर कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज़ एडवाइजेबल टू कंसल्ट अदर्स. ठीक है. मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले क्या होना चाहिए, ये एडवाइस दी जाती है कि हमें कंसल्ट करने लेना चाहिए अदर्स को. सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all person in the organization as all have to work towards a common goal. ठीक है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ये किसी जो कम्युनिकेटर है बस उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल पर्सन. सारे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, एज ऑल हैव टू वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, क्योंकि सारे ही वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉमन गोल के लिए ही वर्क कर रहे हैं. एक कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए ही सारे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. इसलिए प्रॉपर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, ये सारे ही इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो इफ़ प्लान्स आर डेवलप्ड विद द कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स दे विल एक्सेप्ट इट विथ फुल कॉर्पोरेशन. अगर जो भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो कंसल्ट किए जाएं, प्रॉपरली इन्वॉल्वमेंट सबऑर्डिनेट्स का भी हो, तो उस केस में क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट्स भी हैं वो भी फुल कोऑपरेशन करेंगे. अगर कुछ भी सबऑर्डिनेट्स को पूछा ही नहीं जा रहा है, इनको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो कोई भी सबऑर्डिनेट्स को भी लगेगा कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो भी उस चीज़ों को के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे. इसलिए जब भी कम्युनिकेशन हो उसके पहले क्या करना चाहिए, प्रॉपर कंसल्ट अदर से भी कर लेना चाहिए. फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज. ठीक है. अब मैसेज को हम अगर इनकोड कर रहे हैं, उसको सेंडर को दे रहे हैं, तो प्रॉपर लैंग्वेज हो सबसे पहले, फिर हमारी टोन भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि हम बोल तो अच्छे से रहे हो बट हमारी टोन ऐसी है कि सामने वाले को लग रहा है कि हम एंगर में बोल रहे हैं. और जो भी मैसेज का कंटेंट हो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए. ओके. सो फॉर एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन द वर्ड्स, टोन, सिंबल यूज्ड इन मैसेज मस्ट बी सेलेक्टेड वेरी केयरफुली. ठीक है. जो भी कम्युनिकेशन हो वो क्या हो, टोन एंड सिंबल शुड यूज्ड इन द मैसेज मस्ट बी सेलेक्टेड वेरी केयरफुल्ली. उनको क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुल्ली सेलेक्ट करना चाहिए. द लैंग्वेज शुड यूज्ड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द लिसनर. अब जो भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो लिसनर के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे. ये नहीं कि हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर ले रहे हैं जो डायरेक्टली लिसनर को बुरा लग रहा है उन सारी चीज़ों का. सो द सिंबल यूज्ड इन मैसेज मस्ट बी नोन टू द लिसनर. ठीक है. अब जो भी उसमें सिंबल्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं
वो भी क्या होने चाहिए, वो भी नोन हो लिसनर को। अब ये नहीं कि अब मैसेज तो कर दिया, सिंबल्स यूज़ कर दिया, बट लिसनर जो है, रिसीवर जो है, उसको पता ही नहीं कि ये सब क्या होता है। तो इस केस में भी क्या होगा कि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली किसी भी रिसीवर के पास नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रॉपर फीडबैक। So feedback helps to know the effect of success of communication given by sender. अगर proper feedback मिलता है तो ये समझ में आता है कि जो भी sender था मैसेज का, उसने properly मैसेज को convey किया है. So communication is complete only when the message is understood by the receiver. ठीक है, communication तभी complete होगा जब वो जो मैसेज है वो properly कोई भी रिसीवर उसको अच्छे से समझ लिया है, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है. सो वी कैन नेवर नो वेदर रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट अनलेस वी गेट द फीडबैक. हम ये कभी नहीं समझ सकते हैं कि रिसीवर ने उस मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टूड किया है कि नहीं किया है, अनटिल एंड अनलेस हमको उस रिसीवर से प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता है. सो फीडबैक ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सजेशन एंड क्रिटिसिज्म. अब फीडबैक क्या है, एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कि वो मैसेज सही था कि नहीं, मतलब जो हम काम करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसे प्रॉपर सजेशन मिलेगा और हमें पता भी चलेगा कि क्या इस मैसेज में क्रिटिसिज्म था, क्या कमी रह गई थी. तो इसके लिए भी क्या होता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर फीडबैक. ओके, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ कम्युनिकेशन फॉर दी प्रेजेंट एज वेल एज फॉर दी फ्यूचर. अब जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आज के लिए तो कर ही रहे हैं और फॉर ऑल्सो फॉर दी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हैं. से कम्युनिकेशन मस्ट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो कम्युनिकेशन क्या हो, वो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड को फुलफ़िल कर रहा है. देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन. अब उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहे कि आज जो हम मैसेज कर रहे हैं, आज जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहे. ये नहीं कि आज जो किया था वो बस प्रेजेंट के लिए सही है, अगर हम लोग फ्यूचर में देखेंगे तो नहीं, ये कम्युनिकेशन सही नहीं था. तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, वो प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट फ्यूचर सबके पर्सपेक्टिव से वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज दैट इज फॉलो अप कम्युनिकेशन. So there should be a proper follow up of the information given by the manager to subordinates. This follow up helps to remove hurdles, misunderstanding of the instruction given by the manager to subordinates. ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉलो अप भी होना चाहिए, मतलब जो भी मैसेज दिया गया उसके बाद हम उस मैसेज को एक प्रॉपरली अंडरस्टैंड भी करें, उसको देखें कि वो प्रॉपरली पहुंचा है कि नहीं रिसीवर के पास, उसको फिर चेक करना कि जो भी अगर कोई भी हर्डल आ गया है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो गई है उसको समझने में या इंस्ट्रक्शन देने में मैनेजर जो भी सबऑर्डिनेट को दे रहा है, तो इन चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए. सो इसका कम्युनिकेशन में फॉलो अप भी होना चाहिए कि हम उसको फॉलो करें, फॉलो करके देखें कि क्या ये जो मैसेज गया वो प्रॉपरली गया कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि मैसेज भेजा कुछ और गया, सामने वाला समझ कुछ और रहा है. तो इन सारी चीज़ों को भी हमें क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ गुड लिसनर. दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक स्पीकर होने के साथ ही हमें एक गुड लिसनर भी होना चाहिए. सो द सेंडर मस्ट लिसन टू रिसीवर्स वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली. ओके, तो जो भी सेंडर है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, वो क्या करे, रिसीवर के वर्ड्स को प्रॉपरली सुने. ऐसा नहीं कि क्योंकि हर एक वर्ड की उस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. सो ऑन द अदर हैंड रिसीवर मस्ट ऑल्सो लिसन विथ ड्यू अटेंशन. अब उसी के साथ ही साथ जो भी रिसीवर है वो क्या करे, एक अटेंशन के साथ रिसीवर की सारी बातों को सुने, अच्छे से सुने कि वो क्या कह रहा है, क्या हमें इसमें करना चाहिए. सो पेशेंट
एंड अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व मैनी प्रॉब्लम। अगर हम कोई भी चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छे से सुनते हैं, प्रॉपरली सुनते हैं, जो भी बताया जा रहा है पेशेंटली सुनते हैं कि हाँ जो भी बताया जा रहा है, बहुत अटेंटिव होके सुनते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देता है। तो एक स्पीकर के साथ ही साथ एक गुड लिसनर भी होना चाहिए कि प्रॉपरली हम उन इन्फॉर्मेशन को एम्बाइब कर सके, ले सके, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही हैं।